जय हिंद साथियों, मैं रितेश परिहार स्वागत करता हूं आपका एपेक्स स्टडी पॉइंट उज्जैन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा नाम के पोषक तत्वों के बारे में पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो साथियों, आज हम वसा के ही व्युत्पन्न कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं? वसा के व्युत्पन्न होते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो साथियों, कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल वसा के व्युत्पन्न होते हैं। ये वसा के व्युत्पन्न होते हैं। यानी कि ये एक प्रकार की वसा का ही रूप होते हैं। अब ये दिखने में कैसे होते हैं? तो ये वसा के जैसे दिखते हैं, ये वसा के जैसे दिखाई देते हैं, ये वसा के जैसे दिखाई देते हैं। साथियों, जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये हमारी कोशिकाओं में पहले से मौजूद होते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ये हमारी कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। ये हमारी कोशिका में मौजूद होते हैं। अब साथियों, जो हमारे शरीर में 75% कोलेस्ट्रॉल का जो निर्माण होता है वो हमारे शरीर के अंदर ही होता है। 75% हमारे शरीर का जो 100% कोलेस्ट्रॉल है उसका 75% कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी कोशिका तथा यकृत यानी कि लीवर में होता है। आप याद रखिएगा कि जो 75% कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे शरीर में यकृत में और हमारी कोशिका मिलकर बनाते हैं। बाकी का जो 25% कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो वसा युक्त खाना खाने से प्राप्त होता है। वसा युक्त भोजन ग्रहण करने से प्राप्त होता है। तो साथियों, क्या होते हैं कोलेस्ट्रॉल? ये वसा से बनते हैं, ये वसा के जैसे दिखाई देते हैं, ये हमारी कोशिकाओं में मौजूद होते हैं और 75% जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे शरीर का वो हमारी कोशिका तथा यकृत दोनों मिलकर बनाते हैं। बाकी का 25% जो है वो वसायुक्त भोजन ग्रहण करने से प्राप्त होता है। अब साथियों, ये जो है विटामिन डी के निर्माण में भी सहायक होता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं? विटामिन डी के निर्माण में सहायक होते हैं। तो साथियों, जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे शरीर में विटामिन डी के निर्माण में सहायक होते हैं। विटामिन डी के निर्माण में सहायक होते हैं। इसी के साथ जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये जो हम उत्तक होते हैं, उत्तकों की झिल्ली बनाने में भी सहायक होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल उत्तकों की झिल्ली बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कोलेस्ट्रॉल के कार्यों के बारे में पढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल के कार्य। तो साथियों, जो कोलेस्ट्रॉल के कार्य हैं उनमें जो सबसे प्रमुख कार्य है कोलेस्ट्रॉल का वो होता है हमारे शरीर में हार्मोन्स का निर्माण करना। ये हमारे शरीर में हार्मोन का निर्माण करते हैं। ये हमारे शरीर में
हार्मोन का निर्माण करते हैं। अब कौन कौन से हार्मोन? तो साथियों जो पहला हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है? ये पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो है, ये हमारे शरीर में, जो पुरुषों के शरीर में यौन शक्तियों को बढ़ाता है, यौन गुणों को बढ़ाता है, ठीक है। और इसका जो निर्माण है वो हमारे शरीर के अंडाशय में होता है, या अंडाशय द्वारा, अंडाशय से जो हार्मोन बनता है उसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। जो दूसरा हार्मोन है उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। अब साथियों जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये महिलाओं में पाया जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये महिलाओं में होता है, और ये उनके मासिक धर्म को सही रूप से चलाने के लिए, और इसी के साथ यह गर्भावस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो क्या लिखेंगे हम इसके बारे में? महिलाओं में पाया जाता है और ये मासिक धर्म का नियमितीकरण, मतलब उसकी रेगुलरिटी को बनाए रखता है, तथा गर्भावस्था में भी सहायक होता है। ये स्पेशली याद रखिएगा आप अच्छे से, गर्भावस्था में सहायक होता है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में हार्मोन का निर्माण करते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो कि पुरुष हार्मोन है, और प्रोजेस्टेरोन ये जो है वो महिला हार्मोन है। और ये जो पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है ये यौन गुणों को बढ़ाता है और इसका निर्माण अंडाशय में होता है, और प्रोजेस्टेरोन जो है ये महिलाओं में पाया जाता है और मासिक धर्म का नियमितीकरण तथा गर्भावस्था में क्या होता है? सहायक होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम जो है, चलिए इसके दो और एग्जाम्पल है अपने। इसका एक और है कार्टिसोल, ये हमारी एड्रिनल ग्रंथि में होता है, एड्रिनल ग्लैंड में इसका निर्माण होता है। और अगर एक है एल्डोस्टेरोन, ये जो चार हार्मोन्स हैं ये कोलेस्ट्रॉल के कारण बनते हैं। कौन कौन से? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। चलिए अब हम कोलेस्ट्रॉल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। कोलेस्ट्रॉल के प्रकार। तो साथियों जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एलडीएल और दूसरे होते हैं एचडीएल। अब जो एलडीएल होते हैं इनका फुल फॉर्म है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और जो एचडीएल इसका फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं इन्हें बुरे या बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ठीक है, एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बुरे या बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं इनको, ठीक है। और ये निम्न घनत्व वाले होते हैं, निम्न घनत्व, क्योंकि लो डेंसिटी का मतलब ही क्या होता है? निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन। अब साथियों ये बुरे इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, यानी कि इनकी मात्रा अधिक होने पर ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देते हैं। अब इनका जो हानिकारक प्रभाव है उसमें पहला प्रभाव है कि ये हमारी धमनियों को, ये हमारी धमनियों को अवरुद्ध कर देते हैं,
अवरुद्ध मतलब उनको रोक, उनके मतलब रोक देते हैं, ये हमारी धमनियों को अवरुद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो जो एलडीएल होते हैं ये धमनियों की जो दीवारें होती है उसके ऊपर चिपक जाते हैं, जिससे हमारी धमनियों बंद हो जाती है या वो अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, और ये हृदयघात का मुख्य कारण है ना। जो हृदयघात होता है वो किसके कारण होता है? एलडीएल के अधिकता के कारण होता है। इन्हें जमने वाला कोलेस्ट्रॉल, जमने वाला यानी कि फ्रीजिंग, इन्हें फ्रीजिंग यानी कि जमने वाला कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। याद रखिएगा आप ये कि निम्न में से किसे जमने वाला कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो साथियों आपको यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एलडीएल और एचडीएल। अब जो एलडीएल होता है उसका फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और बेड यानी कि बुरे कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं? तो एलडीएल को कहते हैं। क्यों होते हैं बुरे? क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, ये हमारी धमनियों को अवरुद्ध कर देते हैं, ये हृदयघात का मुख्य कारण होते हैं। इन्हें जमने वाला यानी कि क्योंकि ये धमनियों की दीवारों पर जम जाते हैं इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? जमने वाला कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। अब जो ये इसमें एक पॉइंट और आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो एलडीएल है वो हमारे शरीर में 100 mg पर डेसीलीटर से क्या होने चाहिए? कम होना चाहिए। इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए हमारे शरीर में? इसका लेवल कितना होना चाहिए? इसका स्तर कितना होना चाहिए? तो जो निम्न घनत्व वाले यानी कि एलडीएल है उसका स्तर 100 मिलीग्राम पर डेसी लीटर, 100 ग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं एचडीएल के बारे में। अब दोस्तों जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं इन्हें उच्च घनत्व वाला लिपोप्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अब इन्हें गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। ये हमारे शरीर में ऊतकों के निर्माण में सहायक या ऊतकों की झिल्ली के निर्माण में सहायक, ऊतकों की झिल्ली के निर्माण में सहायक होते हैं। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो ये हमारे शरीर में हार्मोन्स के निर्माण में सहायक होते हैं। हार्मोन निर्माण में सहायक होते हैं। अब जो इनका नाम है इसे हम इसका एक और नाम है, जिसे इसमें लिखा हमने जमने वाला, तो इसको बोलते हैं इन्हें संचरित कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। संचरित कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, फ्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल एलडीएल और एचडीएल को क्या कहा जाता है? संचरित कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। यानी कि ये हमारे शरीर में जो संचरण करते हैं इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? संचरित, और वो जम जाते हैं इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? फ्रीजिंग या जमने वाले कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अब जो ये उच्च घनत्व वाले कोलेस्ट्रॉल होते हैं ये हमारे शरीर में जो इनका स्तर है इनका लेवल कितना होना चाहिए? तो वो 40 मिलीग्राम से अधिक होना चाहिए, 40 mg से अधिक होना चाहिए, और वो 100 mg पर डेसीलीटर है ना, सॉरी यहाँ याद रखना इनका स्तर जो है 40 mg पर डेसीलीटर से
अधिक होना चाहिए और इनका 100 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। तो आई होप कि आपको कोलेस्ट्रॉल के प्रकार LDL और HDL के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ जल्दी से। LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं, इन्हें बेड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और ये हमारे धमनियों को क्या कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं, यानी कि उनको रोक देते हैं। ये हृदयघात का मुख्य कारण है। इसी के साथ इन्हें जमने वाला या फ्रीजिंग कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। अब इनका स्तर कितना होना चाहिए हमारे शरीर में, तो 100 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। इसी के साथ बात करें तो HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं, ये उच्च घनत्व वाले होते हैं, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, HDL कहते हैं। ठीक है, या HDL को ही गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। उत्तकों की झिल्ली के निर्माण में सहायक होते हैं, ये हमारे शरीर में हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं, जैसा कि हमने इसके कार्य के बारे में भी अभी पढ़ा। इसी के साथ इन्हें संचरित कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, और इनका स्तर कितना होना चाहिए हमारे शरीर में, 40 mg पर डेसीलीटर से अधिक होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं कोलेस्ट्रॉल, या इससे ये किसके उत्पन्न होते हैं, वसा, तो इसकी कमी या अधिकता से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों जल्दी से, वसा जैसा कि या लिपिड है ना, की कमी और अधिकता से होने वाले रोग। तो दोस्तों जो इसकी कमी से होने वाले रोग हैं, कमी से होने वाले रोग, अब वसा या लिपिड की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो इसमें जो मुख्य रूप से कमी से जो होता है, ये हमारे शरीर, ये हमारे शरीर की कार्य करने की क्षमता को कार्य क्षमता कमी, ये ऐसा लिख दो, हमारे शरीर में कार्य क्षमता में कमी आती है, किसके कारण, वसा की कमी होने के कारण। इसी के साथ जो इसका दूसरा कार्य है वो है कि ये शरीर में सूखापन आ जाता है, शरीर में सूखापन। आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अब अधिकता से क्या होता है, अधिकता के कारण जो है हृदयघात, हृदयघात को विज्ञान की भाषा में CAD कहते हैं। क्या कहते हैं, हृदयघात को विज्ञान की भाषा में CAD, कोरोनरी आर्थेरोकोलोसिस डिसीज। क्या नाम है, कोरोनरी आर्थेरोकोलोसिस डिसीज, CAD का विज्ञान की भाषा में हृदयघात को क्या कहा जाता है, CAD कहा जाता है। और ये जो है वसा की अधिकता के कारण होने वाली बीमारी होती है। तो साथियों इसी के साथ जो दूसरा अधिकता के कारण होता है वो है मोटापा। ठीक है, हमारे शरीर में मोटापा किसके कारण आता है, वो भी वसा की अधिकता के कारण आता है। चलिए मोटापे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको, कि जो मोटापा है वो कैसे पता करेंगे कि हम मोटे हो रहे हैं या हमारे शरीर में जो है मोटापा बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए एक इंडेक्स होता है इसको मापने के लिए, उसे कहते हैं BMI। BMI इसका फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। अब ये साथियों लंबाई के अनुसार जो व्यक्ति का वजन होता है उस पर निर्भर करता है। तो BMI को कैसे निकाला जाता है, BMI इज इक्वल टू लंबाई, या BMI बराबर वेट अपॉन में आप लिख लो लेंथ। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो हमारे शरीर में मोटापे को मापने की एक इकाई हो सकती है। जैसे कि अगर BMI का मान यानी कि बॉडी मास इंडेक्स का मान BMI आपका 18 से कम है, 18 से
अगर कम है तो आप अंडर वेट होंगे, ठीक है, यानी कि अंडर वेट है आपको और वजन बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर बीएमआई 18 से 25 है तो आपका जो वेट है वो सामान्य होगा, ठीक है, सामान्य वजन हो सकता है आपका, ठीक है। इसी के साथ अगर बीएमआई 25 से 30 है, बीएमआई 25 से 30 है तो जो आपका वजन है वो अधिक होगा, तो आप इसको क्या बोलेंगे, ओवरवेट बोल देंगे। यानी कि अगर बीएमआई रेट या बॉडी मास इंडेक्स दर 18 से कम है तो आप अंडरवेट है, आपको वजन बढ़ाने की आवश्यकता है। बीएमआई रेट 18 से 25 है तो आपका वजन सामान्य होगा। बीएमआई 25 से अगर 30 है तो आप ओवरवेट कहलाएंगे, यानी कि आपका वजन अधिक है। और अगर बीएमआई 30 से क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो जिनका बीएमआई 30 से अधिक होता है उनमें बीमारी होती है, उसे कहा जाता है मोटापा, ठीक है। तो बीएमआई रेट 30 से अधिक होने पर हमारे शरीर में मोटापा आ जाता है या ये मोटापा का मापन होता है। तो आई होप कि आपको ये पूरे वीडियोस में आज जो है कोलेस्ट्रॉल के बारे में संपूर्ण जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।